होता है वो 40,000 केजी ड्रग को हमने यहाँ पर जलाने का ऑनलाइन कार्यक्रम किया है। आजादी के अमृत महोत्सव में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्वाधान में गृह मंत्रालय ने एक निर्णय लिया था कि 75,000 केजी ड्रग हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मुझे बताते हुए आनंद है कि अभी कुछ समय बाकी है, परंतु 75,000 किलो की जगह 1.5 लाख किलो ड्रग को हम डिस्ट्रॉय कर पाए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 1.5 लाख किलो ड्रग जो उपलब्ध डिस्ट्रॉय किया है, इसका मतलब है कि हमने ये अभियान को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। मित्रों, आज जब मैं यहां पर आया हूं तब देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हमें एक लक्ष्य दिया है, ड्रग फ्री इंडिया। ड्रग फ्री इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी राज्य और केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसी और भारत सरकार का गृह विभाग और केंद्र सरकार के राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग, ये सब मिलकर एक साझा रणनीति के तहत काम नहीं करते हैं तो ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न हमारा साकार नहीं हो सकता है। और मैं मानता हूं हम सब की ये जिम्मेदारी है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम संकल्प ले कि हम ड्रग को रोकेंगे और मोदी जी के ड्रग फ्री इंडिया के लक्ष्य को अचीव करेंगे। मित्रों, ड्रग अगर देश के अंदर हम पूर्णतया रोक लेते हैं तो इसके साथ साथ डर्टी मनी को भी रोकते हैं। डर्टी मनी जब रुकता है तो अनेक प्रकार की देश विरोधी प्रवृत्तियों पर भी एक रोक लगने का काम है। देश की सुरक्षा और ड्रग के कारोबार को आज हम अनेक केसों का विश्लेषण कर कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच में अब कोई अंतर नहीं रह गया। कहीं न कहीं देश के अंदर इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने वाले लोग, आतंकवाद को पानी डालने वाले लोग और हथियारों की तस्करी करने वाले लोगों का संबंध ड्रग की तस्करी के साथ सीधा आता है। और वहीं से हमने ये समझ लेना चाहिए कि जब तक हम ड्रग फ्री इंडिया नहीं कर सकते, सुरक्षित भारत की कल्पना भी अपने आप में काल्पनिक कल्पना है। तो ड्रग फ्री इंडिया और सुरक्षित भारत एक ही सिक्के के दो पहलू। मित्रों, मैं आप सभी लोगों का ध्यान 2019 में एक सर्वेक्षण हुआ था, इस पर भी दिलाना चाहता हूं। हम एक ऐसे जोन के अंदर पहुंच गए हैं कि हमें बहुत सावधानी के साथ आने वाले दिनों में संयुक्त एफर्ट्स के साथ इस बीमारी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। दुनिया में कई सारे ऐसे देश अस्तित्व में हैं जहां आबादी का 40% हिस्सा चपेट में आता है। कुछ एनजीओ मुझे कहते हैं ड्रग का व्यापार करने वाले या ड्रग का बड़ी मात्रा में आदतन सेवन करने वाले लोगों को जेल करना ठीक नहीं है। और वो उदाहरण देते हैं कुछ देशों का। मैं उनको बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, उन देशों ने ये जो सुधार करना पड़ा है, जिसको आप सुधार कहते हैं, वो कंपल्सन में करना पड़ा है क्योंकि मात्रा ही इतनी बड़ी है कि आधा देश ही जेल बन जाएगा, वो जेल में नहीं रख सकते। भारत सरकार का ये अप्रोच बहुत स्पष्ट है कि ड्रग का जो सेवन करता है वो विक्टिम है और ड्रग का जो व्यापार करते हैं, ड्रग की तस्करी करते हैं, वो गुनहगार है। और दोनों के प्रति हमारा अलग अप्रोच है। जो इसका व्यापार करते हैं, जो इसकी तस्करी करते हैं, इसके प्रति निष्ठुर व्यवहार और कठोर कानूनी कार्यवाही का गृह विभाग समर्थक है। और जो विक्टिम है, जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, उनके प्रति समाज कल्याण विभाग, आरोग्य विभाग सबका उपयोग करते हुए वापिस उसको मेन स्ट्रीम में लाना, अपने जीवन में पुनः प्रस्तावित करने का हमने लक्ष्य रखा है। मित्रों, आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने
इस बात को बहुत गंभीरता के साथ लिया। नार्को के खिलाफ लड़ाई के लिए 2019 में गृह विभाग में एनकोर को बेहतर सामंजस्य के साथ नीचे तक पहुंचाने के लिए 4 स्तरीय बनाने का निर्णय लिया गया। और ये मैकेनिज्म को 4 स्तरीय बनाने का पर्पज ही ये है कि समूल ड्रग के व्याधि जो है उसको समूल नष्ट करना। शीर्ष स्तरीय एनकोर समिति बनी है, एक कार्यकारी स्तरीय एनकोर समिति बनी है, एक राज्य स्तरीय एनकोर समिति है जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी, और जिला स्तरीय एनकोर समिति है जो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में होगी। हमने एनकोर की बैठकों को अभिवृद्ध हमारे डायरेक्टर एनसीबी ने दिया, कई राज्यों ने उसकी मीटिंग ही नहीं करी। अगर राज्य स्तर की ही मीटिंग नहीं हुई है तो जिला स्तर की मीटिंग का क्या हिसाब किताब? मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि आज की मीटिंग समाप्त होने के बाद, दीपावली के तुरंत बाद, आप ही एक विशेष मीटिंग बुलाकर राज्य स्तरीय एनकोर समिति की चेयरमैनशिप मतलब आपकी अध्यक्षता में करिए, तभी जाकर ये गंभीरता से जिले तक पहुंचेगा। और सभी मुख्य सचिवों को आग्रह है, डीजीपी को आग्रह है, ये सिर्फ पुलिस का विषय नहीं है। एनकोर की जिला की मीटिंग कराने की जिम्मेदारी मुख्य सचिवों को भी है। ये तंत्र को जब तक नीचे तक परकोलेट नहीं करेंगे, इस दूषण को हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत सोच समझ कर बहुत सारे क्षेत्रीय इस प्रश्न के बहुत सारे अभ्यासु लोगों से चर्चा करने के बाद एनकोर को 4 स्तरीय बना गया। और इन्वेस्टिगेशन को भी टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच से करना। मान लीजिए किसी स्कूल के बाहर ड्रग का खुदरा व्यापार करने वाली एक पान की दुकान पर ड्रग पकड़ी जाती है, तो उसको छोटा केस मत मानिए। इन्वेस्टिगेशन का अप्रोच है वो ड्रग कहां से लेकर आया, वहां से लेकर देश में ड्रग कहां से एंटर हुई, तब तक का इन्वेस्टिगेशन। तो बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन जाना। और मानो ड्रग सीजर मणिपुर में होता है तो वहीं से वो काम समाप्त नहीं होता है, चाहे कश्मीर से या पंजाब से होता है तो वहीं से काम समाप्त। वो देश के किस हिस्से में जाना था और अंतिम उसका डीलर कौन था, खुदरा डीलर कौन था, वहां तक जब तक नहीं पहुंचते हैं हम इन्वेस्टिगेशन को समाप्त न माने। सीजर हमारा लक्ष्य नहीं है, मगर सीजर करे बगैर हमारा आंदोलन भी नहीं चलेगा। सीजर एक मुकाम है, पड़ाव है, एक स्टेज है। हमारा लक्ष्य है एंट्री से लेकर उपभोग मतलब उसका उपयोग करने वाले तक पूरी इसकी चैनल को नष्ट करना, नेस्त नाबूद करना। ये पूरे ड्रग के साम्राज्य को तभी समाप्त कर सकते हैं जब हम देश में एंटर होता है तब से जो ड्रग का आदती बन गया है वो विक्टिम तक पहुंचे, तब तक की पूरी चैनल पर हम स्ट्राइक डाउन करें। तो मेरा सभी मुख्यमंत्रियों को आग्रह है कि जब आप राज्य स्तरीय एनकोर समिति की मीटिंग करें तब आपके यहां जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको कॉस्मेटिक इन्वेस्टिगेशन की तरह, उसको सैंपल इन्वेस्टिगेशन की तरह थॉरली इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करिए। टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप ये अप्रोच के साथ उसको आगे ले जाइए। भाई और बहनों, मैं थोड़े आंकड़े उत्साहवर्धक है वो आपको बताना चाहता हूं। 2006 से 2013 एक कालखंड और 2014 से 2022 दूसरा कालखंड। मैं तुलनात्मक अभ्यास इसलिए कहता हूं कि उस वक्त सरकारें भी बदली है, अप्रोच भी बदला है और दोनों समान कालखंड है। 2006 से 13 में कुल मामले 1257 हुए और 14 से 22 में 3172 हुए, 122% की वृद्धि। कुल अरेस्ट पहले के कालखंड में 1363 हुए और 14 से 22 में 4888 हुए, 260% की वृद्धि है। सीज ड्रग पहले 1.5 लाख किलो किया गया, उसी समय के अंदर सीज ड्रग 3,33,000 किलो किया गया, लगभग दुगने से भी ज्यादा गया। और मूल्य का सवाल है, पहले मूल्य खैर अलग होता था परंतु 768 करोड़ का मूल्य होता था और अब क्योंकि जो सीजर हुई है
वो क्वालिटी ड्रग्स की हुई है। महंगी ड्रग को पर भी बहुत हमने स्ट्राइक किया। इसके कारण 768 से बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए का ड्रग सीज करने का काम हुआ है। यही बताता है कि हमारी लड़ाई को सफलता मिली, हमारा लड़ने का रास्ता सही है। जरूरत है इसकी गति बढ़ाने, जरूरत है और विगरसली इसको करने की, जरूरत है नीचे तक पहुंचने की। अगर हम इसी स्तर पर इस लड़ाई को और संजीदगी के साथ लड़ते हैं और मजबूती के साथ लड़ते हैं और डिटेल में लड़ते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि भारत ड्रग फ्री हो सकता है। हमारे आसपास 2 पड़ोसी ड्रग के बहुत बड़े उत्पादक और निकासकर्ता होने के बावजूद भी हम इससे बच सकते हैं। मित्रों, आज जो क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाया है उसका हमारा अप्रोच है कि एक समान रणनीति के साथ नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य ड्रग के खिलाफ लड़े। एक समान रणनीति के साथ तभी लड़ सकते हैं जब पड़ोसी राज्यों के बीच एक्सचेंज की मीटिंग है और इसकी जिम्मेदारी डीजीपी की। आसाम और मेघालय के पड़ोसी जिलों को जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक एक तंत्र अच्छा काम नहीं कर सकता। आसाम और अरुणाचल के नेबर जिलों की मीटिंग नहीं होगी, ये तंत्र अच्छा काम नहीं कर पाएगा। आसाम और मेघालय के नेबर जिलों की मीटिंग नहीं होगी तब तक ये काम अच्छा नहीं हो पाएगा। हमारी जिम्मेदारी है एक स्थायी मैकेनिज्म बनाए जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स और कई जगह तो ट्रायंगल मीटिंग भी होगी। ये मीटिंगों के बगैर हम इसके सामने नहीं लड़ पाएंगे और इसके सामने लड़ने के लिए एक संयुक्त प्रयास की जरूरत है। इसलिए आज हमने यहाँ पर ये मीटिंग बुलाई है। मित्रों, इसके साथ साथ कुछ सुझाव आए ट्रेनिंग के। मेरा सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को आग्रह है कि जो राज्य ट्रेनिंग कराना चाहते हैं एनसीबी के महानिदेशक का कार्यालय का संपर्क करें। भारत सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, पुलिस ऑफिसरों की और ड्रग एडिक्शन से छुड़वाने वाले हेल्थ ऑफिसर की और समाज कल्याण विभाग की ही ट्रेनिंग नॉर्थ ईस्ट ट्रेनिंग स्कूल के अंदर यहाँ पर रखेगी और इसका पूरा खर्चा आप पर नहीं आएगा, भारत सरकार उठाएगी। परंतु आप अपने यहाँ से एक इनिशिएटिव लेकर एनसीबी डायरेक्टर को कहिए। एक कानून की लिए ढेर सारे जजमेंट्स आए, इसकी बुकलेट भी एनसीबी ने प्रकाशित कर दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, एफएसएल की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा जहां जहां एफएसएल लैब नहीं है आप एफएसएल लैब का इनिशिएटिव लीजिए। 50% फंडिंग भारत सरकार करेगी। मित्रों, जहां तक उत्तर पूर्वी राज्यों का सवाल है, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। म्यांमार से हीरोइन की तस्करी जो है इस पर हमारी पहली नजर रहनी चाहिए और म्यांमार से मेथ की समुद्री तस्करी पर भी हमारी पहली नजर होगी। जब कोई पकड़ा जाता है तब सिर्फ हम जमीनी मार्ग की पूछताछ न करें, हमारी पूछताछ का दायरा पूरे देश को बचाने के लिए, पूरे देश को ड्रग से मुक्त करने के लिए होना चाहिए। और फार्मास्यूटिकल दवाओं का जैसे ट्रामाडोल, स्पेस्मो, प्रॉक्सिलॉन, ये सब की तस्करी का सबसे ज्यादा प्रकोप अगर देश के किसी एक हिस्से में है तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इसके लिए भी हमने अनेक प्रकार के नवीनतम जांच के रास्ते ढूंढने होंगे, एसओपीज बनानी होगी और इसकी ट्रेनिंग भी हमारे पुलिस स्टेशनों को करनी होगी। तो कुछ नए ट्रेंड भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं। उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में ड्रग सिंडिकेट ने म्यांमार के निवासियों के, वहां के नागरिकों के बैंक अकाउंट्स खोले हैं। इसकी भी जांच हम बहुत गंभीरता से कर रहे हैं। अभी अभी ड्रग तस्करों के साथ नाइजीरियन लोगों की मिलीभगत के भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, उस पर भी हमने कर लिए हैं और अन्य राज्यों के ड्रग तस्कर भी यहाँ पर कैंप करे हुए हैं। तो हमारे इन्वेस्टिगेशन को हमने ये सभी बिंदुओं को समाहित कर एक समग्रता से रणनीति बनानी पड़ेगी, तभी जाकर हम आगे पहुंचेंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं हमारी सीमा यहाँ पर खुली सीमा है।
और तस्करी रोकना बड़ा कठिन काम है, मैं भी जानता हूं, परंतु हमारी समस्या का समाधान तो तभी है जब हम इसको रोके और लॉजिकल एंड तक ले जाएं। तो एनसीबी में हमने ढेर सारे सुधार किए हैं। केंद्रीय एकोर्ड सचिवालय का गठन किया है, मुझे आनंद है 8 राज्यों ने स्टेट लेवल एनकोर्ड सचिवालय का गठन किया है, परंतु कुछ राज्यों ने सिर्फ पत्र जानकारी दी है। मेरा आग्रह है कि नोटिफिकेशन कर इसको स्थायी स्वरूप दे दिया जाए। ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन समिति के मैंडेट में हमने बहुत विस्तृत मैंडेट को बनाया है, जिससे बहुत सारे ढेर सारे अधिकार एनसीबी को मिलते हैं। राष्ट्रीय एनकोड पोर्टल का भी हमने इजाज किया है, अस्तित्व में लाए। अभी देखा कोई राज्य में डैश आता था, कोई राज्य में 3 बार अप्रोच हुआ है, कोई राज्य में 2 बार हुआ है। मैं सारे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को पूछना चाहता हूं कि आपकी ऑफिस में एक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो आपके राज्य के संबंधित इन पोर्टल पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसको उसी दिन डाउनलोड करें। बहुत सरल काम है, सवाल हमारी गंभीरता है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप प्रमुख मुद्दा मानिए, वरना हमारे हाथ से बात निकल जाएगी। मित्रों, इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस जो निदान प्रधान जी ने कहा, वो निदान का भी उपयोग राज्यों ने बढ़ाना चाहिए। एक मानस टोल फ्री हेल्पलाइन का भी हमने गठन किया है, जो 24 घंटे 7 दिन चलती है, कोई छुट्टी नहीं होती है। और एक नार्को कैनाइन पूल का भी प्रारंभ किया है, इसका भी आप फायदा ले सकते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में विश्लेषण के लिए एफआईयू और ईडी की मदद आप ले सकते हैं। वहां पर भी दोनों जगह पे एक टीम का गठन कर दिया गया है, जो टीमें आपकी मदद में एक्सपर्ट्स के साथ रहेंगी। हर चीज पुलिस नहीं कर पाएगी। अगर एक बच्चा पकड़ा जाता है तो उसको ड्रग की आदत छुड़ाना पुलिस के काम नहीं है, उसमें हमें आरोग्य विभाग की मदद लेनी पड़ेगी, समाज कल्याण विभाग की मदद लेनी पड़ेगी। जागृति फैलानी है तो समाज कल्याण विभाग के पास। और अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है तो एफआईयू और ईडी का हमने संपर्क करना पड़ेगा, वहां से मदद लेनी पड़ेगी। नशीली दवाओं का स्रोत और उनका गंतव्य स्थान, पूरा ड्रग नेटवर्क चार्ट एनसीबी तैयार कर रही है। इसका मैपिंग भी कर रहे हैं, जो आपकी मदद में बहुत थोड़े समय में उपलब्ध हो जाएगा। हमने 272 जिलों को एक सर्वे के आधार पर इसमें से 80,000 गांवों को इंगित कर लिया है, पॉइंट आउट किया है कि जहां पर हमने कठोर कार्यवाही करी। सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी वो गांवों के अंदर अपना पेनिट्रेशन बढ़ाना है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी बढ़ाना है। और लगभग प्रशिक्षण के 5 अलग अलग मॉड्यूल भी हमने तैयार करे। एनसीबी की स्ट्रेंथ को भी हम बढ़ा रहे हैं। एक स्पेशल लेबोरेटरी नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रस्तावित की है, जहां हर एक प्रकार के ड्रग का इमीडिएटली परीक्षण हो सकता है, और अगर उसमें कोई छलावे के लिए बदलाव भी करता है तो उसका भी डिटेल स्टडी और R&D वहां पर हो रहा है। मित्रों, एनसीबी के लिए एनसीबी ने गुवाहाटी में अपना क्षेत्रीय कार्यालय बना दिया है। 4 राज्यों में असम, मणिपुर, अरुणाचल और त्रिपुरा में ये कार्य करेगा, और वो 4 राज्यों को असिस्ट करने के साथ साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आगे जाएगा। गांजा और अफीम पोस्ट की जो अवैध खेती है, मणिपुर में उसने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को अभिनंदन भी देना चाहता हूँ, मगर इसमें टेक्निक का उपयोग करना पड़ेगा। इतने दुर्गम क्षेत्रों में पुलिस जाकर ढूंढेंगी, रेवेन्यू के ऑफिसर जाकर ढूंढेंगे। अगर हम अब पूरे राज्य का ड्रोन से मैपिंग हो रहा है, सैटेलाइट से मैपिंग हो रहा है, क्या हम ड्रोन की टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से उपयोग कर अफीम की खेती को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्या जरूर कर सकते हैं। अभी नैसेट की मीटिंग है, उसमें ये भी एक विषय है, इसके बाद ही। परंतु हमने इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जब तक राज्य मुख्यमंत्री जी
मुख्य सचिव और डीजीपी इनिशिएटिव लेकर इसको ओन नहीं करेंगे, ये विषय नीचे तक नहीं जाएगा। मित्रों, ढेर सारी चीजें हमने इनिशिएट की है। उत्तर पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी बहुत कम समय में हम एक योजना लेकर आएंगे। 100 नशीली दवाओं की तस्करी की पहचान के लेने के लिए एक लिस्ट बनाने का मेरा सभी से आग्रह है। आप तस्करों की पहचान करिए, एक लिस्ट बनाइए और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का एक काम है कि ये 100 लोग हमेशा आपकी वॉच में रहे और ये 100 लोग पर कानून का शिकंजा कसा जाए। जब तक ये हम नहीं करेंगे, इसमें से मुक्ति लगभग संभव नहीं है। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूं, तब मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं, ये लड़ाई राज्य और केंद्र दोनों ने मिलकर लड़ी। ना ये केंद्र की लड़ाई है, ना राज्य की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है। हमारी पीढ़ियां को बर्बाद करना चाहता है, हमारी भला न सोचने वाले तस्कर इस देश के युवा धन को खोखला करना चाहता है। क्या देंगे हम देश को 50 साल के बाद, अगर युवा तस्करी के रास्ते पर, युवा ड्रग के रास्ते पर चढ़ गया। और इसको बहुत संवेदनशीलता के साथ लीजिए। नेटवर्क मॉड्यूल का इन्वेस्टिगेशन फिर से मैं थ्रस्ट देना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। और पॉलिसी चेंजेस पर राज्य स्तर पर जो करने चाहिए वो करने चाहिए। जो गैप्स है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और एडवाइजरी जितनी भी निकालकर पुलिस स्टेशनों को आप संवेदनशील बनाएंगे, तभी जाकर ये लड़ाई को हम अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आग्रह है कि इसको देश को ड्रग फ्री किया जाए और ये लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ें। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने हो, चाहे राज्य की एक जांच एजेंसी नहीं बनानी हो, चाहे इसके अपराधियों का जेल ट्रांसफर कर एक अलग सेल में रखना हो, इस प्रकार के कई सारे इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। पीपी की ट्रेनिंग के लिए भी मैंने पहले कहा, मगर फिर से कहा हूं, जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ट्रेनिंग ढंग से नहीं होगा, कानून से कोई नहीं डरेगा। और किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट बेल अगर होता है तो मैं मानता हूं कि हमारे तंत्र का ये डिफॉल्ट है, कानून का डिफॉल्ट नहीं, हमारे तंत्र का डिफॉल्ट। प्रायोरिटी आपकी इतनी होनी चाहिए कि अगर लैब नहीं बनी है आपके राज्य में, तो फ्लाइट में यहां से गांधीनगर जाकर या चंडीगढ़ जाकर वहां पर टेस्टिंग कराकर यहाँ वापिस आ जाना है। 15 दिन में टेस्टिंग होकर ये सर्टिफाइड हो जाना चाहिए कि इसके पास से जो मटेरियल मिला है वो ड्रग। डिफॉल्ट बेल का समय ही नहीं है। इस जुनून के साथ, इस गति के साथ ये लड़ाई को हमने लड़ना है। आज मुझे आनंद है कि जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ अपने अपने राज्य में जो कार्यवाहियां हुई, उन्होंने जो अपने प्रस्तुतिकरण में रखा, मुझे आनंद है कि आप सभी ने अनेक प्रकार के इनिशिएटिव राज्यों के अंदर से ड्रग के दूषण को समाप्त करने के लिए दिए हैं। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। साथ में ये भी कहना चाहता हूं, जो किया है वो पर्याप्त नहीं है, हम आधे रास्ते पर खड़े हैं। गति और बढ़ानी है, परिश्रम और बढ़ाना है और एक दिशा में काम करने का महत्व जब तक ये 8 राज्य नहीं समझेंगे, पूरे भारत को ड्रग फ्री करने का हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। क्योंकि 40% से ज्यादा ड्रग यही रास्ते से भारत में जा रहा है, विदेश में भी जा रहा है। तो इसको रोकथाम करने की जिम्मेदारी केंद्र और ये 8 राज्यों की है। हम सब साथ में मिलकर भारत को मोदी जी के स्वप्न के अनुरूप ड्रग फ्री बनाए, यही मेरी आप सबसे विनती है। आप सभी ने यहाँ उपस्थित रहकर इस बैठक को सार्थक बनाया है, इसलिए मैं गृह विभाग की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। वंदे मातरम।